खैर, इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो बेहद दिलचस्प है। बिना किसी लंबी चौड़ी कहानियों के हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। आज हम टैरो के 22 मेजर आर्काना कार्ड्स के बिल्कुल रॉ और कोर कीवर्ड्स को डिकोड करेंगे, एकदम तेज रफ्तार से सीधे कार्ड्स के असली और बुनियादी अर्थ तक। चलिए शुरू करते हैं। आर्काना वो माध्यम है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। देखिए, इस विचार में ना एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कार्ड्स सिर्फ कागज या गत्ते के टुकड़े बिल्कुल नहीं हैं। असल में स्रोत सामग्री हमें बताती है कि ये हमारी चेतना के विकास, हमारे अवचेतन मन और आध्यात्मिक जागरण का एक गुप्त नक्शा है। एक ऐसी रूपरेखा जो इंसानी अनुभव के हर एक पहलू को दर्शाती है। तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे क्षमता की चिंगारी की। फिर आएगी पहली पंक्ति, हमारा चेतन मन। उसके बाद दूसरी पंक्ति, अवचेतन यात्रा। फिर तीसरी पंक्ति, आध्यात्मिक परिणति। और आखिर में इन सभी मूल अर्थों को हम एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्षमता की चिंगारी। यहां हम बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। कार्ड नंबर 0, द फूल। इसे ना आशा और शून्यता की बिल्कुल परम अवस्था माना जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार द फूल एक तरह की वाइटल एनर्जी या ईथर है, जहां से बाकी सारे अनुभव पैदा होते हैं। इससे आप एक बिल्कुल कोरे कैनवास की तरह समझिए, जिस पर अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है, बस असीम संभावनाएं और एक सहज चिंगारी मौजूद है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पंक्ति 1, जो हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से जुड़ी है। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो कार्ड 1 से लेकर 7 तक हमारे शुरुआती और निर्माणकारी वर्षों को दर्शाते हैं। ये जिंदगी का वो दौर है जहां हम बुनियादी आज़ादी, अनुशासन और इस भौतिक दुनिया के स्ट्रक्चर्स को समझना सीखते हैं। चलिए थोड़ी तेज रफ्तार से इन शुरुआती 4 कार्ड्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले द मैजिशियन। ये पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन और सक्रिय इच्छा शक्ति यानी एक्टिव विल पावर है। फिर है द हाई प्रीस्टेस, जो हमारी इंट्यूशन और अवचेतन ज्ञान को दिखाती है। उसके बाद द एम्प्रेस, जो प्राकृतिक प्रचुरता और पोषण का प्रतीक है। और चौथे नंबर पर द एम्परर, जो अधिकार, स्ट्रक्चर और शक्ति को दिखाता है। देखा आपने, यहां एक्टिव विल पावर और ज्ञान के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बन रहा है। इस पहली पंक्ति को पूरा करते हैं। द हायरोफेंट बाहरी शिक्षा और परंपराओं को सामने लाता है। उसके बाद आता है द लवर्स कार्ड, जहां इस परंपरा का टकराव हमारे व्यक्तिगत चुनाव यानी पर्सनल चॉइसेस से होता है। और ये सब मिलकर द चैरियट के रूप में आगे बढ़ते हैं, जो दृढ़ संकल्प और जिंदगी में आगे बढ़ने की बिल्कुल शुद्ध गति का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पंक्ति 2 यानी अवचेतन यात्रा। यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है। ये ना एक बहुत ही जरूरी फ्रेज है इस पूरी चर्चा में। क्यों? क्योंकि ये इशारा करता है कि अब हम भौतिक और बाहरी दुनिया से हटकर अपने व्यक्तिगत परीक्षणों, आत्ममंथन और अंदर की गहराइयों वाले साये में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि देखिए, ये स्ट्रेंथ कार्ड के बिल्कुल रॉ आंतरिक साहस से शुरू होता है। उसके बाद ये द हर्मिट के गहरे आत्मनिरीक्षण और अकेलेपन की ओर बढ़ता है। और आखिर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रूप में भाग्य के अनजान मोड़ों और चक्रों के आगे समर्पित हो जाता है। इस गहरे अनुक्रम को थोड़ा तेजी से समझते हैं। जस्टिस सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट का एकदम सटीक संतुलन मांगता है, और इस संतुलन की वजह से एक ठहराव आता है, द हैंग्ड मैन, जहां आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये ठहराव डेथ कार्ड की तरफ ले जाता है, जहां अहंकार की मौत होती है और एक ऐसा बदलाव आता है जिसे रोका नहीं जा सकता। फिर ये सब कुछ टेम्परेंस के रूप में एक हीलिंग संतुलन यानी संयम में बदल जाता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पंक्ति 3 आध्यात्मिक परिणति यानी स्पिरिचुअल कल्मिनेशन। देखिए, इस तीसरी पंक्ति के दाव सच में बहुत ऊंचे और थोड़े नाटकीय हैं। अगर सच में परम सत्य को पाना है और आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना है तो उन गहरे भ्रमों और अनहेल्दी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह नष्ट करना ही होगा जिनसे हम अब तक बंधे हुए थे। विनाश और नवीनीकरण के इस त्रिकोण को देखिए। द डेविल हमारे भौतिक बंधनों और अटैचमेंट्स को दर्शाता है। फिर अचानक से द टावर की उथल-पुथल और तबाही आती है, जो इन बेकार के बंधनों को तोड़ डालती है। और जब ये ढांचा पूरी तरह गिर जाता है, तब जो बचता है वो है द स्टार, एकदम शुद्ध कॉस्मिक आशा, शांति और प्रेरणा। और अब ये यात्रा अपने बिल्कुल चरम शिखर पर पहुंचती है। हम द मून के अवचेतन डर और भ्रम से निकलकर द सन की एकदम स्पष्ट और चमकती हुई सच्चाई की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद जजमेंट के साथ अंतिम मूल्यांकन और अंदर की जागृति होती है, जो आखिर में जाकर द वर्ल्ड कार्ड पर खत्म होती है, यानी परम ब्रह्मांडीय पूर्णता और संपूर्ण एकीकरण, द होल शिबैंग, सब कुछ एक साथ। आखिर में हमारा 5वां हिस्सा, इन सभी मूल अर्थों को एक साथ जोड़ना। और ये स्लाइड शानदार ढंग से स्पष्ट करती है कि इन कार्ड्स को देखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। जो लाइंस हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी चल रही हैं, वो समय के साथ हमारी कालानुक्रमिक यात्रा है। लेकिन सोचिए, जब हम इन्हीं पंक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर वर्टिकल कॉलम्स यानी लंबवत कॉलम बनाते हैं, तब क्या होता है? ये इन की वर्ड्स में पूरी तरह से एक नया और गहरा आयाम जोड़ देता है। अगर हम लंबी कहानियों को एक तरफ रख दें और बस इस वर्टिकल लाइन के फैक्ट्स को देखें, तो आप इन रॉक कीवर्ड्स का एवोल्यूशन साफ देख सकते हैं। सबसे पहले द मैजिशियन के जरिए शक्ति को खोजना, फिर स्ट्रेंथ के जरिए उस शक्ति को सहेजना और बनाए रखना, और आखिर में द डेविल के रूप में आकर उसी शक्ति से पूरी तरह बंध जाना या उसका गुलाम बन जाना। ये एक ही कॉन्सेप्ट का कमाल का क्रमिक विकास है। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, टैरो की ये यात्रा ना कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। अगर द वर्ल्ड कार्ड बिल्कुल अंतिम पूर्णता को दर्शाता है, तो जरा सोचिए, इस आखिरी कार्ड के ठीक बाद क्षमता यानी पोटेंशियल की ऐसी कौन सी नई चिंगारी है जो जन्म लेने का इंतजार कर रही है? अरकाना का ये अनंत लूप वाकई में हमेशा रहस्य और एक ऐसी जिज्ञासा से भरा रहता है जो कभी खत्म नहीं होती।